नमस्कार दोस्तों, चिंता ना करें, मैं आपको स्क्विड गेम्स खिलाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो बहुत दिनों से चल रहा है। पोचिंग पोचिंग पोचिंग। क्या होती है पोचिंग, क्यों होती है पोचिंग और कहाँ से शुरुआत हुई पोचिंग की। टाइटल आपके सामने है, यह है कोटा पोचिंग। वीडियो को अंत तक जरूर देखें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए। ये जो पोचिंग है, सबसे पहले बात करते हैं कि पोचिंग क्या होती है। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है, किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसों का लालच देकर अपने पास खींच लाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोचिंग। अभी आप लोग पोचिंग का बहुत नाम सुन रहे हो टीचरों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचरों की ही पोचिंग होती है। पोचिंग अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाओ तो नेताओं की भी होती है। तो पोचिंग की कहानी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और आज हम देखेंगे कि कोटा में पोचिंग की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों को आइडिया आया पोचिंग करने का। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि पोचिंग का फ़ायदा क्या होता है। जब एक कंपनी या एक इंस्टीट्यूट या फिर एक कोचिंग टीचरों की पोचिंग करती है तो उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि उनको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। दूसरी कंपनी के जो सबसे बढ़िया टैलेंट होते हैं उनको छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बड़ी आसानी से उनको पैसे देकर वो अपनी तरफ कर लेते हैं। जब किसी टीचर की कोचिंग या उसको लिया जाता है तो उसके पीछे पीछे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जिसे हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। तो कोचिंग से कई बार ऐसा इतिहास में हुआ भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टीचर के साथ साथ दूसरी कोचिंग या फिर प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं। चौथा और सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि जब आप सारे अच्छे टीचर्स को अपनी तरफ खींच लेंगे तो दूसरा इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएगा और मार्केट में आपके मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। ऐसा सोचते हैं वो जो करते हैं कोचिंग। तो जिनके पास बैकअप में पैसा होता है वो अपने बिजनेस को फास्ट रन करने के लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं। आइए देखते हैं कोटा में ये जो कोचिंग की हिस्ट्री है वो क्या है और कहाँ से शुरुआत हुई कोचिंग की। आखिर लोगों को आइडिया कैसे आया कोचिंग का। तो ये बात है 2009 की। 2009 में पहली बार बंसल क्लासेस के 7 सबसे फेमस टीचर्स ने मिलकर वाइब्रेंट एकेडमी को स्थापित किया। ये ध्यान दिया जाए कि ये कोचिंग नहीं थी, इन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से बंसल क्लासेस को छोड़ा था। 2 साल के अंदर ही वाइब्रेंट एकेडमी का बहुत ज़्यादा नाम हुआ और बहुत सारे बच्चे बंसल क्लासेस को छोड़कर इनके पीछे आ गए और ये बहुत जल्दी कोटा में स्थापित हो गए। इससे पहले भी एक एक आदमी ने अलग निकलकर अपनी कोचिंग चलाई, जिसमें नाम शुमार है रेजोनेंस का और मोशन का। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी टीम का अलग होकर एक नई कोचिंग बनाना पहली बार कोटा के इतिहास में हुआ था। और इसकी सफलता को देखते हुए लोगों को यह समझ में आया कि अगर नामी गिरामी और बड़े एक्सपीरियंस टीचर एक साथ मिलकर एक कोचिंग खोल ले या अलग हो जाएं तो उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। और इसी तर्ज पर 2010 दिसंबर में राइज एकेडमी खुली। जब राइज एकेडमी खुली तो रेजोनेंस से बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स अलग हुए और इन सब ने मिलकर राइज एकेडमी खोली। इनके पास भी बहुत सारा बच्चा आया, लेकिन शायद इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से ये बच्चों को रोक नहीं पाए और इनका ये जो प्रयास था ये विफल हो गया। इन सब चीजों को देखते हुए आइडिया आया एलन को, जो कि इस समय तक सिर्फ नीट के अंदर काम किया करता था। उसको अपना जेईई डिवीजन स्थापित करना था और इस ट्रेंड को देखते हुए उन्होंने लगाया दिमाग और हुई कोटा हिस्ट्री की सबसे बड़ी कोचिंग। 2011 में एलन ने बंसल क्लासेस के सबसे फेमस और टॉप टीचर्स को अपनी तरफ खींच लिया। ये एक तरह की गैंग वॉर से शुरू हो गई थी। बंसल क्लासेस को अपने टीचर्स को रोकने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़े उनको रोकने के लिए, और इधर एलन जो था वो बड़े बड़े टीचरों को अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे ही ये हुआ, बहुत सारे बच्चे बंसल क्लासेस से एलन की तरफ शिफ्ट हो गए और वहीं से शुरुआत हुई एलन के जेईई डिवीजन की। फिर इसके बाद 2011 में आया E2, जिसने भी बंसल क्लासेस के कुछ टॉप टीचर्स को अपनी तरफ लिया और उसके बाद दोबारा 2013 में
रेजोनेंस के कुछ टॉप टीचर्स को अपनी तरफ खींचा। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। 2012 में मोशन ने भी वाइब्रेंट एकेडमी के कुछ टीचर्स को खींचा, इस उम्मीद में कि उनके साथ बहुत सारा बच्चा इनके पास आ जाएगा। फिर आया 2015 और एक और बार एलन ने बंसल क्लासेस से कुछ और टॉप टीचर्स को अपनी तरफ ले लिया और इस तरह से बंसल क्लासेस को बार बार अलग अलग लोगों ने तोड़ा और उसकी हालत खराब कर दी। फिर 2016 में आकाश ने कोटा में अपना सेंटर डाला तो फिर से एक बार यही गेम हुआ एलन के द्वारा। उन्होंने आकाश कोटा के सारे टीचर्स को एक साथ खींच लिया और आकाश का सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ा गया। फिर अब तक जो विक्टिम था वो भी कल्परेट बन गया। 2017 में बंसल क्लासेस ने वाइब्रेंट एकेडमी की एक बहुत बड़ी टीम को अपनी तरफ लिया वापस से अपना सिस्टम खड़ा करने के लिए। फिर आया 2019 में एलन ने रेजोनेंस की एक बहुत बड़ी टीम को अपनी तरफ लिया और बना दिया रिलायबल। इसी दौरान एलन ने भारत के अलग अलग शहरों में भी इसी तरह से अलग अलग कोचिंग्स की टीमों को अपनी तरफ खींच लिया और अलग अलग शहरों में अपने सेंटर स्थापित किए। लेकिन फिर आया 2020, आया अनअकैडमी और उसने एलन के बहुत सारे टीचर्स को खींच लिया अपनी तरफ। तो कोविड के दौरान अनअकैडमी ने बहुत सारे टीचर्स कोटा से लिए और एलन से भी बहुत सारे टीचर्स की टीम उठाई। फिर उसके बाद आपने देखा रिसेंटली 2022 में जब अनअकैडमी ने अपना ऑफलाइन सेंटर डाला तो फिर से उसने एलन के कई टीचर्स को अपनी तरफ खींच लिया और अभी भी शायद वो और टीचर्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये थे इतिहास के कुछ पन्ने जिनमें आपने देखा कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूट ने दूसरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स स्टाफ को अपनी तरफ खींच के अपने सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश की। यही कहलाई पोचिंग। तो पोचिंग सही है या गलत, इसका फैसला तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। ये सब जरूरत का खेल होता है। पर हाँ, इस चक्कर में जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके पास लिमिटेड स्टाफ या टीचर होते हैं, अगर वो पोचिंग का शिकार हो जाते हैं तो उनका सिस्टम खत्म हो जाता है। और जो बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने पैसे की पावर को यूज करते हैं मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। कभी कभी तो ये ऐसा लगता है जैसे गैंग वॉर चल रहा हो। एक गैंग दूसरे गैंग के मेंबर्स को अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन इससे जो मार्केट है उसके अंदर मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाती है। एक कंपटीशन सा बना रहता है और जब भी किसी मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है कस्टमर को, यानी स्टूडेंट्स को। हर बार जब भी कुछ ऐसा हुआ तो जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है वो हमेशा स्टूडेंट ही रहा है। तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट पोचिंग पर। ऐसा नहीं है कि पोचिंग अभी शुरू हुई है, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही कल्परेट है। जैसा आपने देखा, हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी ना कभी इस गेम में इन्वॉल्व रहा है या फिर रहेगा। सच कहूँ तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। आगे तो आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या ये पोचिंग का गेम सही है या गलत। साथ ही साथ इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर दें और ये सोचने में अपना वक्त ज़ाया ना करें कि मैं कौन हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूँगा।